नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने रेवाड़ी पहुंचकर युवा संवाद किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला किया, लेकिन इस दौरान वह नई चर्चाओं को भी जन्म दे गए। दावा किया गया कि रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ के कई पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। ऐसे में यदि आम आदमी पार्टी के नेता का दावा सही निकला तो दक्षिण हरियाणा में बदल सकते हैं राजनीति के समीकरण। जैसा आप सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इन दिनों संगठन विस्तार को लेकर काम कर रही है और लगातार लोगों का आम आदमी पार्टी से जुड़ने का सिलसिला जारी है। परिवार जोड़ो अभियान इन दिनों आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है, जो पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज भी ये युवा संवाद उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। कई सारे युवा साथियों ने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और हमारा परिवार और बड़ा हुआ। कई सारे कार्यक्रम आज और कल में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अंदर हैं, जहां पर बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कई पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग पार्टियों से वो भी आम आदमी पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे फिल्टर्स थोड़े अलग होते हैं। जो पहले से पॉलिटिकल लाइफ में हैं, उनकी लोगों के बीच में क्या इमेज है, लोग उनके बारे में कैसी सोच रखते हैं, उन सब चीज़ों का जांच करने के बाद आम आदमी पार्टी किसी लीडर को आम आदमी पार्टी में शामिल कराती है। वो इसलिए क्योंकि लोगों का आंख बंद करके विश्वास होता है अरविंद केजरीवाल जी पर, और जब अरविंद केजरीवाल जी किसी को टिकट देते हैं तो लोग उसको नहीं, केजरीवाल जी के नाम पे वोट देते हैं। तो इसलिए ये विश्वास बनाए रखना, कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम बहुत टाइट फिल्टर्स के साथ लोगों को ज्वाइन कराते हैं। दूसरा, प्रदेश की सरकार इन दिनों जिस तरीके से चल रही है वो हरियाणा को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था तो हरियाणा के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है कि हमारा जो वार्षिक बजट है उसका 19.5% यानी लगभग 20% हिस्सा ब्याज चुकाने में जाता है। और ऐसे हालात में हम लोग पहुंच गए हैं कि जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, करीब करीब 30,000 जिनकी संख्या है, उनको पिछले 4-5 महीने से सरकार वेतन नहीं दे पाई है। करीब करीब 60-70 करोड़ रुपए उनका पेंडिंग है और आगे भी ये पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या कर रही है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का अगर बजट देखें तो उसमें कहीं भी सरकार की इनकम बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, कहीं भी सरकार के सोर्स बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और खर्चे लगातार सरकार के बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं, आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग मुफ्तखोर हैं, मुफ्त की चीजें देने से बर्डन बढ़ेगा स्टेट के ऊपर, कर्जा बढ़ जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर तो वो कुछ भी फ्री नहीं देते, उसके बावजूद भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हरियाणा के ऊपर किस तरह चढ़ा? ये पैसा कहाँ गया, किस भ्रष्टाचार में गया? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। ना हमारे पास क्लर्कों की सैलरी बढ़ाने के लिए पैसा है, ना हमारे पास आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने के लिए पैसा है, ना हमारे पास कर्मचारियों की ओपीएस पेंशन देने के लिए पैसा है, ना मिड डे मील वर्कर्स को देने के लिए पैसा है। हर जगह पर पैसे की कमी सामने आ रही है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री हर जगह पर जाकर जन संवाद में जनता की मजबूरियों का फायदा उठा करके उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब हमारे कुछ जवान कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे, जब वो अपनी ड्यूटी पर थे, उनके लिए हमने मांग की थी कि इनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जानी चाहिए, जैसे दिल्ली और पंजाब में दी जाती है। आज दोबारा वही स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। पानीपत के हमारे एक और अफसर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए और फिर से हमें वही मांग दोहरानी पड़ रही है कि जो हमारे शहीद हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये जायज है कि हमारे जो शहीद हैं उनके परिवार को ये 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि या कोई भी और चीज सरकार से मांगनी पड़े? क्या उनको सरकार को कहना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा इन चीजों के लिए भी? ऐसा नियम हरियाणा सरकार क्यों नहीं बनाती जिसमें
1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि शहीदों के परिवार का हक हो और उनके बच्चों की शिक्षा से लेकर उस पूरे परिवार का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी हो, ऐसी मानसिकता से सरकार क्यों नहीं काम करती। मैं इसलिए यहाँ पर ये सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं ये शहीदों की धरती है। सेना में यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं और बहुत कुर्बानियां दी हैं इस पूरे इलाके ने। सबसे बड़ा सवाल मोदी जी यहीं से आके ये कह के गए थे कि 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, वो तो आज तक पूरा हुआ नहीं। वो तो उसके लिए दोबारा लड़ाई हमारे जवानों ने शुरू कर दी है, लेकिन इस जगह पे आके अगर दोबारा ये अनाउंसमेंट किया जाए कि हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे जैसे दिल्ली और पंजाब में दी जाती है, तो वो एक सम्मान शहीदों का सरकार कर पाएगी। इतनी मेरी मुख्यमंत्री जी से विनती है। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सनातन को लेकर भी चल रहा है पूरा, देखिए, आम आदमी पार्टी कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है। हमारा इस मामले में मत बिल्कुल स्पष्ट है। काम की राजनीति जिसको करनी है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। जिसको जाति, मजहब, स्टेट की आपस की लड़ाइयाँ, ये सब राजनीति करनी हो, उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, बहुत और पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जाति मजहब को छोड़ के काम की राजनीति पे हरियाणा की राजनीति को लाना चाहती है और हमारा अटूट विश्वास है और मेरी चुनौती है बाकी राजनीतिक दलों को, वो जितनी चाहे कोशिश कर लें। 2024 का चुनाव बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल के मुद्दे पर होगा। जितना पैसा लगाना उतना लगाएं, जितनी ताकत लगानी उतना लगाएं, लेकिन इन मुद्दों से 2024 के चुनाव को भटकने नहीं देंगे। सर, अभी तक कौन सा बड़ा लीडर आपकी पार्टी में शामिल हुआ हरियाणा में काम करने से बड़े? देखिए, बहुत सारे पूर्व विधायक और मंत्री हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जोर हमारा जो ग्राउंड लीडर्स हैं उनको पार्टी में शामिल कराने पर रहता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी शायद दूसरी पार्टी हरियाणा में नहीं होगी जिसने 1.5 महीने के अंदर अपने संगठन में 4000 पदाधिकारियों की नियुक्ति की हो और बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी झगड़े के। कांग्रेस ने हमारी नकल करने की कोशिश की तो 2 दिन में जूते चप्पल चल गए। थप्पड़ मार रहे हैं नेता, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 4000 पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी, सर्कल लेवल तक की। हर 5 गांव के ऊपर एक सर्कल इंचार्ज है और उन 4000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी पूरे धूमधाम से हुआ भिवानी के अंदर। तो हमारी कोशिश बड़े बड़े नेताओं का संगठन तैयार करने की नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जोड़ करके जमीन पे हर गांव के अंदर 21 सदस्यीय कमेटी बना करके 2 लाख पदाधिकारियों का मजबूत संगठन तैयार करने की है, जो 2024 में हमें जीत दिला सकता है। अभी रेवाड़ी के अंदर एक टॉयलेट को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को FIR भी कर दी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब आप मूलभूत सुविधाएं दे नहीं पाते तो फ्रस्ट्रेशन में जो उनके लिए आवाज उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अगर इतना दिमाग, इतना जोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस टॉयलेट को ठीक कराने पे लगाती तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। कभी भी ना ये प्रोटेस्ट होता, ना ये FIR होती। कहते हैं कि पानी जब सिर से ऊपर गुजर जाए तो लोगों का धैर्य जवाब देने लगता है और उसके बाद धैर्य छोड़ के लोग बड़े बड़े कदम उठाते हैं। ऐसी स्थिति आज के दिन हरियाणा के अंदर, आप किसी सड़क पे चले जाइए, सड़कें टूटी पड़ी हैं। 24 घंटे बिजली एक ख्वाब है हरियाणा के अंदर। बड़े बड़े पोस्टर जरूर लगाते हैं, हमने 5700 गाँव में 24 घंटे बिजली दे दी। एक गांव भी मुख्यमंत्री जी अगर मेरे साथ चल के ये कंफर्म करा दें कि इसमें 24 घंटे बिजली आती है, एक गांव भी पूरे हरियाणा के अंदर, चुनौती है, एक गांव में भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। खुद बिजली मंत्री के गांव में, रणजीत चौटाला जी के गांव में 6-6 घंटे पावर कट लगते हैं आज के दिन में। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, ना पानी घर घर पहुंचा सके, ना बिजली दे सके 24 घंटे, ना स्कूल अच्छे बना सके। सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, इस पूरे इलाके में टीचर्स ही नहीं है। कई स्कूल प्राइवेट कंपनियों को बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो तो लोगों ने बचा लिए अपने स्कूल। अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, कहीं मशीनें नहीं है, कहीं टेस्ट नहीं होते, सारे बाहर से होते हैं, सारी दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में मूलभूत ढांचे को अगर आप पहुंचा देंगे, कहीं ना कहीं जाके लोगों का सब्र जवाब देगा। जो टॉयलेट वाली आपने बात मुझसे पूछी, जिसको लेकर के पूरा विवाद है, वो भी उस धैर्य का जवाब देना ही है। अगर सरकार मूलभूत ढांचे को सही करे तो ऐसे विवाद पैदा नहीं होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। अभी तो हर 6 महीने में इलेक्शन होता है। तो अभी जैसे इलेक्शन है 3 स्टेट में, 3-4 बड़े स्टेट में इलेक्शन है,
तो केंद्र सरकार ने सिलेंडर के दाम कुछ कम कर दिए। किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो 10 रुपए पेट्रोल के डीजल के कम कर देती है सरकार। सोच के देखिए वो दृश्य, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो और 5 ही साल में नेताओं को वापस लौटना हो तो 4 साल तक आपको कोई पूछेगा नहीं, 5,000 रुपए का सिलेंडर मिला करेगा, कोई अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा, किसी का डर नहीं होगा नेताओं के बीच में। ये व्यवस्था तो हमारे लोकतंत्र में अच्छी है कि सब स्टेट्स का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, बार बार 6 महीने में इलेक्शन कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, ये नेता अपने लेवल पे आ ही जाते हैं, 6 महीने में लोगों के सामने झुकना पड़ता है इनको। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए इस प्रक्रिया को तोड़ने और तानाशाही को मजबूत करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं, इस देश को वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है, इस देश को वन नेशन वन हेल्थ केयर की जरूरत है, इस देश को वन नेशन वन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम की जरूरत है। मुख्यमंत्री को तो 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिले और आम आदमी को 10 यूनिट बिजली फ्री देने में पेट दर्द होता है इनका। मुख्यमंत्री बंगले में फ्री में रहते हैं, मुख्यमंत्री जी की गाड़ियां फ्री में मिलती हैं, हवाई जहाज की टिकट, रेलवे टिकट, हेलीकॉप्टर सब कुछ फ्री में मिलता है, और आम लोगों को फ्री की सुविधा देने को मुफ्तखोरी कहते हैं, मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। ये जो अंतर है ये मिटना चाहिए देश के लोकतंत्र में, उसकी ज्यादा जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन की फिलहाल देश को जरूरत नहीं।